आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। आनंद मोहन की रिहाई के लिए बिहार सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, लेकिन रिहाई पर बिहार की सियासत गर्म है। सोमवार का दिन आनंद मोहन के लिए दोहरी खुशी लेकर आया। एक तरफ बेटे चेतन आनंद की सगाई हुई तो दूसरी तरफ नीतीश सरकार ने रिहाई का नोटिफिकेशन जारी कर आनंद मोहन को खुशियों की सौगात दे दी। लेकिन सरकार के फैसले ने बिहार की सियासत को गरमा दिया है। बीजेपी ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाया है। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने 27 कैदियों की रिहाई पर सवाल उठाते हुए फैसले को कानून व्यवस्था पर खतरा बताया। ये अपराधी एक जमाना में लालू का राज था, अपराधियों की बदौलत 15 साल राज किया लालू ने, फिर वो लालू राज लौटकर बिहार के अंदर आ रहा है। तो नीतीश जी की संगत जो हुई है लालू यादव का, उसका प्रभाव है कि सरकार ने इस प्रकार का निर्णय लिया है। आनंद मोहन की रिहाई पर शुरू हुई सियासत पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने ट्वीट कर पलटवार किया है। ललन सिंह ने लिखा है, श्री आनंद मोहन जी की रिहाई पर अब भाजपा खुलकर आई है। पहले तो यूपी की अपनी बी टीम से विरोध करवा रही थी। श्री आनंद मोहन जी ने पूरी सजा काट ली है और जो छूट किसी भी सजायाफ्ता को मिलती है वो छूट उन्हें नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि खास लोगों के लिए नियम में प्रावधान किया हुआ था। श्री नीतीश कुमार जी ने आम और खास के अंतर को समाप्त किया। अब भाजपाइयों के पेट में ना जाने क्यों दर्द होने लगा है। रिहाई पर सवाल उठाने वालों पर आनंद मोहन ने भी गंभीर सवाल उठाए हैं। छूटे हैं 27 लोग, मेरा नाम 11वें नंबर पर है। सबसे ज्यादा हंगामा में हम ही को लेके हो रहा है। जो भी छूटे हैं राज्य सरकार ने तब छोड़ा है जब कोर्ट द्वारा मुकर्रर सजा वो पूरी कर चुका है। ये डीएम की हत्या की बात कर रहे हैं ना लोग, पीएम की हत्या को झांक ले। आनंद मोहन बाहुबली नेता माने जाते रहे हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव से एक साल पहले आनंद मोहन की रिहाई को लेकर सरकार के फैसले पर सियासत होना लाजमी है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और शैलेंद्र के साथ दिल्ली से अमितेश की रिपोर्ट। तो आनंद मोहन की रिहाई पर गरमाई सियासत को जरा समझिएगा। आनंद मोहन बिहार के बाहुबली नेता हैं और गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या के दोषी। आनंद मोहन को उम्र कैद की सजा मिली थी। आनंद मोहन 14 साल की सजा काट चुके हैं, लेकिन सरकारी सेवक की हत्या की वजह से उनकी रिहाई संभव नहीं हो पा रही थी, क्योंकि सरकारी सेवक की हत्या को अपवाद की श्रेणी में रखा गया था। लेकिन बिहार सरकार ने कारा के जो नियम है उस नियम के में ही संशोधन कर दिया और इस संशोधन के बाद अब ड्यूटी पर तैनात सरकारी सेवक की हत्या अपवाद की श्रेणी में नहीं गिनी जाएगी। यह संशोधन का रिजल्ट है और इसी संशोधन की वजह से आनंद मोहन की रिहाई संभव हो पाई। इसके अलावा इस संशोधन से और 26 कैदियों की रिहाई का रास्ता भी साफ हो गया। बीजेपी का आरोप है कि सरकार ने यह फैसला राजनीतिक वजह से लिया है। चूंकि आनंद मोहन के बेटे आरजेडी से विधायक हैं, इसलिए आरजेडी के दबाव में यह फैसला लिया गया। बीजेपी का आरोप यह भी है कि इससे अपराधियों का मन बढ़ेगा और बिहार फिर से 90 के दशक में पहुंच जाएगा और सरकारी सेवकों के मन में डर बैठ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आईएएस जी कृष्णैया की पत्नी टी उमा देवी ने आनंद मोहन की रिहाई पर अफसोस जताया। उन्होंने पूर्व सांसद आनंद मोहन को बिहार जेल नियमों में हुए बदलाव के तहत रिहा करने के संबंध में कहा है कि ईमानदार अधिकारी को मारने वाला छूट गया। उन्होंने इसे अन्याय बताया। साथ ही कहा कि सरकार ने बहुत गलत फैसला लिया। वे बिहार सरकार के इस फैसले से बहुत दुखी हैं। वो तो इनजस्टिस हुआ है हम लोगों को। पहले उसको तो हैंग टू डेथ हुआ था, फिर बाद में लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और उसको फिर उसका अमेंडमेंट करके रूल का अमेंडमेंट करके उसको बाहर लाना और पॉलिटिक्स में उसको इन्वॉल्व करना वो अच्छा डिसीजन तो नहीं है। हम लोग तो बहुत अच्छा नहीं लग रहा है हम लोगों को। तो रिहाई सिर्फ आनंद मोहन की ही नहीं हुई, बल्कि 26 दूसरे लोगों की भी हुई है, जिसमें 15 लोगों का नाम जानिए। मंडल कारा अररिया से 74 साल के दस्तगीर खाना विशेष केंद्रीय कारा भागलपुर से 65 साल के कीरत यादव, मुक्त कारागार बक्सर से 82 साल के राजबल्लभ यादव उर्फ बिजली, मुक्त कारागार बक्सर से 65 साल के किशुनदेव राय और इसी तरीके से ये पूरा जो आंकड़ा है एक एक कर हम आपको बता रहे हैं। गया से 68 साल के सुरेंद्र शर्मा और गया से 69 साल के राम प्रवेश सिंह, केंद्रीय कारा मुजफ्फरपुर से
59 साल के विजय सिंह उर्फ मुन्ना सिंह मुक्त कारा, बक्सर से 93 साल के पतिराम राय, केंद्रीय कारागृह से 55 साल के हृदय नारायण शर्मा उर्फ बाबू शर्मा, विशेष केंद्रीय कारा भागलपुर से 52 साल के अख्तर अंसारी, आदर्श केंद्रीय कारा बेउर से 67 साल के मनोज प्रसाद, केंद्रीय कारा भागलपुर से 43 साल के पंचानंद पासवान, मुक्त कारा बक्सर से 78 साल के जितेंद्र सिंह, केंद्रीय कारा भागलपुर से 83 साल के चंद्रेश्वरी यादव, मंडल कारा बिहार शरीफ से 85 साल के खिलावन यादव। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इन रिहाइयों पर अब क्या कहा, ये जानिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि आनंद मोहन तो सिर्फ मोहरा हैं। आनंद मोहन के बहाने दुर्दांत अपराधियों को छोड़ा जा रहा है, जिससे कि बिहार की कानून व्यवस्था खराब होगी। बिहार में फिर से 90 के दशक जैसे हालात हो जाएंगे और आम लोगों में एक डर का जो माहौल है वो पैदा होगा। आगे बढ़ते हैं। अतीक अशरफ हत्याकांड का बिहार कनेक्शन सामने आया है। अतीक हत्याकांड का कनेक्शन इसमें क्या है बिहार का, ये भी जानते हैं। तारीख थी 15 अप्रैल, जगह यूपी का प्रयागराज। माफिया अतीक अहमद को पुलिस कॉलविन अस्पताल मेडिकल कराने लाई थी, लेकिन ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी। 16 सेकंड में 32 गोलियां चली। टीवी कैमरों के सामने हत्या का ये लाइव वीडियो शायद देश ने पहली बार देखा था, लेकिन शायद आपको ये नहीं मालूम होगा कि यूपी के प्रयागराज में हुए अतीक अशरफ मर्डर का बिहार कनेक्शन भी है। कैसे, वो जान लीजिए। अतीक की हत्या लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य ने की है। बताया जा रहा है कि आरोपी सनी ने जिगाना पिस्टल से 16, लवलेश तिवारी ने जिगाना से 13 गोलियां चलाई, लेकिन अरुण मौर्य ने जिस पिस्टल से 3 गोली मारी वो बिहार के मुंगेर की बनी हुई है। सनी सिंह के पास 2 जिगाना पिस्टल थी, जिसका वो और लवलेश तिवारी इस हत्याकांड में इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन सूत्रों की माने तो तीसरे पिस्टल की व्यवस्था देसी मुंगेरी के रूप में की गई। मुंगेरी जो तीसरी पिस्टल थी उसका इस्तेमाल अरुण मौर्य ने इस हत्याकांड के दौरान किया। दिल्ली के गैंगस्टर जितेंद्र गोगी ने सनी को हमीरपुर से बुलाकर 2 जिगाना पिस्टल दी थी, इसलिए इनके पास 2 ही जिगाना थी, जबकि लवलेश ने अपनी मुंगेरी पिस्टल अरुण मौर्य को दी थी। अवैध हथियार बनाने में बिहार का मुंगेर कुख्यात रहा है। आखिरकार अतीक हत्याकांड में भी मुंगेर का नाम जुड़ ही गया। न्यूज़ 18 के लिए प्रयागराज से शिवम प्रताप की रिपोर्ट। अतीक मर्डर का मुंगेर कनेक्शन समझिए। बिहार का मुंगेर अवैध असलहों के लिए जाना जाता है और जो मुंगेर के बने हथियार हैं देशी नहीं विदेशों तक जाते हैं। कट्टा से लेकर AK-47 तक यहां तैयार हो जाता है। दरअसल यहां पर सरकारी बंदूक फैक्ट्री रही है, लिहाजा काम नहीं मिलने पर यहां के जो कारीगर हैं अवैध हथियार बनाने लगते हैं। समझने वाली बात यह है कि अतीक अहमद की हत्या में भी मुंगेर मेड पिस्टल का इस्तेमाल हुआ था। अरुण मौर्य ने मुंगेर मेड पिस्टल से 3 गोलियां चलाई थी, जो उसे लवलेश तिवारी ने दी थी। दरअसल मुंगेर में बहुत कम कीमत पर अवैध हथियार मिल जाते हैं और यही वजह है कि देश विदेश के बदमाश यहां से हथियार मंगवाते हैं। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी NIA ने देश भर के कई ठिकानों पर आज एक साथ PFI के खिलाफ दबिश दी और बिहार के भी 6 जिलों में रेड डाला। बड़ा सवाल यही है कि बैन होने के बावजूद PFI की गतिविधियां थमने का नाम नहीं ले रही। करीब 8 घंटे तक चली रेड में जांच एजेंसी को कई अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने प्रतिबंधित संगठन PFI के खिलाफ फिर से शिकंजा कसा है। देश भर के करीब 17 ठिकानों पर NIA ने दबिश दी है, तो वहीं बिहार के 6 जिलों में भी ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। दरभंगा के उर्दू मोहल्ले में डॉक्टर सारिक रजा के घर पर 8 घंटे तक पूछताछ चली। PFI संगठन से जुड़े मामले को लेकर की गई छापेमारी में जांच एजेंसी को कई अहम दस्तावेज हाथ लगे। ये तस्वीर मोतिहारी की है, जहां के कुआवा गांव में सज्जाद अंसारी के घर NIA की छापेमारी हुई। सज्जाद सऊदी अरब में नौकरी करता है। NIA ने फिलहाल उसके आधार कार्ड को जब्त कर लिया है। कटिहार में भी 2 ठिकानों पर NIA का सर्च अभियान चला। रौतौरा थाना क्षेत्र में मोबाइल सिम और कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज केंद्रीय जांच एजेंसी के हाथ लगे। तो बिहार के 6 जिलों में NIA की टीम ने लगभग 8 घंटे तक छापेमारी की। कई संदिग्ध सिम कार्ड और आधार कार्ड के साथ ही कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी जब्त किए गए। और छापेमारी के दौरान बताते चले कि मोतिहारी में जो छापेमारी की गई सज्जाद के घर पे
सज्जाद के घर से जो है कुछ डॉक्यूमेंट जरूर मिले हैं और पेन ड्राइव, आधार कार्ड जो है वो भी मिले हैं। और अब एनआईए की जो छुपाई है वो फिलहाल बिहार में समाप्त हो चुकी है। मोतिहारी के सज्जाद अंसारी हों, दरभंगा के डॉक्टर सरीक रजा या महबूब हों, या फिर सिवान, कटिहार, मधुबनी और मुजफ्फरपुर के आरोपियों के घर सर्च ऑपरेशन की बात हो, एनआईए लगातार प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के खिलाफ बेहद तेज अभियान चला रहा है। इसी साल जनवरी में एनआईए ने पटना के फुलवारी शरीफ मॉड्यूल के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एनआईए के ऑपरेशन पीएफआई के मायने को जरा समझिएगा। एनआईए ने देश भर के 17 ठिकानों पर छापेमारी की और बिहार के भी 6 जिलों में एनआईए का सर्च ऑपरेशन चला। दरभंगा, कटिहार, मोतिहारी में छापेमारी हुई और सिवान, मधुबनी और मुजफ्फरपुर में भी छापेमारी की गई। करीब 8 घंटे एनआईए के अधिकारियों ने ताबड़तोड़ खोजबीन की। सूत्र बताते हैं कि जांच एजेंसियों के हाथ कई अहम सुराग लगे हैं। दरअसल पीएफआई का पहले भी बिहार कनेक्शन सामने आ चुका है। पटना के फुलवारी शरीफ मॉड्यूल काफी चर्चा में रहा था, जहां से गजवाए हिंद की साजिश का पर्दाफाश हुआ था। पीएफआई के इसी तरह की मॉड्यूल को ध्वस्त करने के लिए छापेमारियां की गई हैं। नवादा में जोरदार धमाके से हड़कंप मच गया। वारदात शहरी इलाके के गोंदापुर मोहल्ले की है। बताया जाता है कि मकान में रह रहे किराएदार शादी समारोह में बाहर गए थे, तभी अचानक हुए विस्फोट से घर का बड़ा हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि धमाके में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। नवादा में सोमवार की देर रात एक घर में तेज धमाका हुआ, जिससे हड़कंप मच गया। धमाके से मकान का एक हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। घटना शहर के वार्ड नंबर 18 स्थित गोंदापुर मोहल्ले की है। धमाका सफीक आलम के घर में हुआ। उसमें किराएदार रहते हैं। धमाके के वक्त लोग मौजूद नहीं थे, शादी में बाहर गए हुए थे। पटना से पहुंची एफएसएल की टीम ने धमाके की जांच शुरू कर दी है। गया से डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंची है। फिलहाल पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन की टीम तैनात है। एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड को बुलाया गया है। वो लोग आ रहे हैं। उसके बाद उनके द्वारा जांच की जाएगी और पता किया जाएगा कि कैसे हुआ। प्रथम दृष्टया लग रहा है कि अपराध उसमें से ही हुआ है और कांड जो है वो दर्ज कर लिया गया है और पूछताछ जारी है। धमाके के चलते मकान का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। इसमें किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि घर के सारे लोग शादी समारोह में शामिल होने गए हुए थे। जानकारी के मुताबिक घर में अगरबत्ती बनाने का काम होता था। आशंका जताई जा रही है कि शायद धमाके की ये भी एक वजह हो सकती है। ऐसे में कई सवाल भी उठ रहे हैं और साजिश की बू भी आ रही है। सवाल ये कि सफीक आलम के घर में धमाका कैसे हुआ? घर पर लोग नहीं थे, तभी धमाका क्यों हुआ? क्या किसी बड़ी वारदात की तैयारी थी? सवाल कई हैं, लेकिन पूरा सच तो जांच के बाद ही सामने आएगा। न्यूज 18 के लिए नवादा से अनिल विशाल की रिपोर्ट। जानिए साजिश वाले धमाके का सच क्या है। नवादा के एक घर में धमाका होता है। जोरदार धमाके से हड़कंप मच गया। धमाके से मकान पूरी तरह से तबाह हो गया। अब सवाल है कि सफीक आलम के घर धमाका हुआ कैसे। कारण चाहे जो भी हो, एफएसएल की जांच में सच सामने आ जाएगा। बात सियासत की करते हैं। सोमवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। लेकिन चेहरा कौन होगा, इस पर सवाल खड़े होने लगे। नीतीश की विपक्षी एकता के सवाल पर बवाल क्यों? सीएम नीतीश कुमार विपक्षी एकता के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं। सोमवार को वे अखिलेश और ममता बनर्जी से मिले। विश्वास जताया गया कि एकजुट विपक्ष मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेगा। वहीं जब सवाल उठा कि विपक्ष का नेता कौन होगा, तो सीएम नीतीश ने कहा ये बाद में तय होगा। नीतीश कुमार ने जोर देकर कहा कि वो विपक्ष के नेता नहीं हैं, यानी वे पीएम पद की रेस में नहीं हैं। तो सभी दलों को, ज्यादा से ज्यादा दलों को, विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे। हम अपने लिए कुछ नहीं चाहते हैं। कितनी बार बोल चुके हैं आपको। और जब भी मिलते कह देते हमारी कोई नहीं इच्छा है न कुछ अपने लिए व्यक्तिगत। हम तो पूरे देश के हित में सोच रहे हैं। और एक चीज हम बता देते हैं, अपने बारे में बता देते हैं, हमको नहीं बनना।
नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि वो पीएम पद के उम्मीदवार नहीं। बावजूद इसके बीजेपी ने नीतीश की विपक्षी एकता पर सवाल उठाया है। मैंने कहा कि 16 श्रृंगार करके ये जाते रहेंगे, कितनों बार मिलेंगे, लेकिन इनके लिए कोई अब आकर्षण ही नहीं रह गया है और पूरी तरह से ये पलटनिया मार, ये पलटू राम डिक्लेयर्ड हो गए। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने तो यहाँ तक कह डाला कि नीतीश का हाल भी चंद्रबाबू नायडू जैसा होगा। भाई नीतीश कुमार जो है, हम ज्यादा उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे वो क्या कर रहे हैं। एक उदाहरण आपको याद दिला देते हैं। 2019 में एक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे चंद्रबाबू नायडू। वो इसी भूमिका में थे जिस भूमिका में नीतीश कुमार आने का प्रयास कर रहे हैं। नीतीश कुमार भले ही 2024 के लिए विपक्ष को लामबंद करने में लगे हों, दिखाने की कोशिश हो रही है कि 24 में एकजुट विपक्ष बीजेपी को केंद्र की सत्ता से उखाड़ फेंकेगा। लेकिन अब भी ये बड़ा सवाल मुंह बाए खड़ा है कि आखिर विपक्ष का नेता कौन होगा। न्यूज़ 18 के लिए वैशाली से प्रफुल्ल और दिल्ली से अमितेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। ये समझिए कि विपक्षी एकता के सवाल पर बवाल क्यों है। विपक्षी दलों में ज्यादातर क्षेत्रीय दल हैं और क्षत्रपों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं अलग अलग हैं। क्षेत्रीय दल क्षेत्रीय ग्राउंड नहीं छोड़ सकते और अपने क्षेत्र के बाहर उन क्षेत्रीय दलों का अपना कोई जनाधार नहीं है। विपक्षी दलों में काफी अंतर्विरोध है। हालांकि नीतीश ने कहा है कि वो पीएम उम्मीदवार नहीं है, लेकिन कांग्रेस को राहुल के सिवा कोई और मंजूर यहां नहीं दिखता। केसीआर कांग्रेस को कबूल नहीं कर सकते। कांग्रेस को तृणमूल, पीआरएस, आप का साथ नहीं मिल सकता। नवीन पटनायक भी कांग्रेस के साथ नहीं जा सकते। यही नहीं, केसीआर पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं जितवा सकते। ममता बनर्जी का तेलंगाना में कोई जनाधार नहीं है और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव का यूपी से बाहर कोई जनाधार नहीं है और इन नेताओं का कांग्रेस से तालमेल काफी मुश्किल लगता है। तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार के लिए विपक्ष को एकजुट करने की राह काफी मुश्किल है।